वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके बच्चों। तो आज हम एक विशेष प्रकार की चीज पढ़ने वाले हैं। वैसे तुमको मैं बताऊं, सिर्फ फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस बचा हुआ है, बाकी सब मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। पर एक विशेष प्रकार की चीज जो मुझे आज पढ़ानी है वो है कैम प्लांट्स के बारे में। ठीक है, इसको आप कहते हैं क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या है ये कहानी, वो मैं आज आपको बताऊंगी। पर उससे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको C4 प्लांट्स के बारे में बताया था। C4 प्लांट्स को बहुत ही हॉट प्लांट कहते हैं। ये वो हॉट लड़की है जो हॉट एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकती है। क्यों? क्योंकि इनके पास C4 प्लांट्स जो होते हैं, इनके पास दो प्रकार के सेल्स होते हैं। एक होते हैं मीजोफिल सेल्स और एक होते हैं बंडल शीथ सेल। ये पढ़ाया था मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया था कि जो C4 प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली CO2 को एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो इनमें क्या है, देखो, अगर प्रॉब्लम ये है कि ये जो C4 प्लांट हैं ये भरी दोपहर में हाई टेम्परेचर हाई लाइट इंटेंसिटी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल प्लांट है, अगर वो खड़ा हुआ है और अगर हमने उसको हाई लाइट इंटेंसिटी में ग्रो कराया तो पानी लॉस ना हो जाए, इसलिए उसके स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और अगर उसके स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो ना तो CO2 अंदर आ पाएगी ना तो ऑक्सीजन बाहर जा पाएगी। अब आपके पास जो CO2 एक्सेप्टर होता है RUBP, वो किसके प्रेजेंस में बाइंड होता है, रुबिस्को। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, तो किसके प्रेजेंस में बाइंड होता है, रुबिस्को की प्रेजेंस में बाइंड होता है CO2 RUBP से। पर प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि अगर आपके स्टोमेटा बंद हो जाएंगे हाई लाइट इंटेंसिटी में तो CO2 जो है वो स्टोमेटा से अंदर आ ही नहीं पाएगी। और अगर CO2 अंदर आ ही नहीं पाएगी और ऑक्सीजन बाहर जा ही नहीं पाएगी तो फिर क्या करे, प्लांट मर जाए। तो C3 प्लांट क्या करते हैं, उनके में एक विशेष प्रकार का वेस्टफुल प्रोसेस चलने लगता है जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। रुबिस्को जो है ये वो एक पापी दोस्त है जो अपने दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड का हाथ छोड़कर चला जाता है और रंभा नाम की सुंदर कन्या ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। अब अगर आपका रुबिस्को ऑक्सीजन को बाइंड करवाने लगेगा तो आपकी बॉडी में, जो आपका प्लांट का बॉडी है, जो प्लांट की सेल होती है, उनमें एक विशेष प्रकार का प्रोसेस चलेगा जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन जो है इसमें ना तो ग्लूकोज बनता है, ठीक है, नॉर्मली हम फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाते हैं, पर फोटो रेस्पिरेशन में ना तो कोई ग्लूकोज बनता है ना तो कोई ATP बनती है, और बनता कुछ नहीं, ऊपर से एक ATP खर्च हो जाती है। इसीलिए ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। और दूसरी बात, नॉर्मली पौधे करते क्या है नॉर्मल फोटोसिंथेसिस में कि एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये जो पापी प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन है ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, ठीक है। इसलिए C3 प्लांट्स जो होते हैं इनको आप कूल प्लांट्स कहते हैं, बड़े ही कूल एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं। हाई लाइट इंटेंसिटी में इनके बॉडी के अंदर, इन प्लांट बॉडी के अंदर एक वेस्टफुल प्रोसेस चलता है जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फिर आया पिक्चर में वो हीरो जो हाई लाइट इंटेंसिटी में ग्रो कर सकता है, क्योंकि इनकी प्लांट की जो लीव्स होती हैं ये वेल अडेप्टेड होती हैं और इनकी लीव्स में दो प्रकार की सेल पाई जाती है। वन इज द मीजोफिल सेल एंड वन इज द बंडल शीथ सेल। ठीक है, मैं आपको लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं क्योंकि अभी मुझे ना जरूरत पड़ेगी। हाँ, कहाँ यार, ये कहाँ गए यार, हाँ चलो इधर देखो। ओके, ये फोटो रेस्पिरेशन है, थोड़ा सा मैं उस पर आ जाऊं फिर मैं आपको समझाती हूँ। कहाँ गया वो दिन। हाँ, so C4 plants, why it is called as C4 plants मेरे लल्ला। C4 plants हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि C4 plants में C4 साइकिल चलता है। C3 प्लांट में C3 साइकिल चलता था जिसे हम क्या कहते थे बच्चों, जिसे हम कहते थे आपका केल्विन साइकिल। ठीक है, इसमें C4 प्लांट है। C4 प्लांट का पहला प्रोडक्ट, C3 प्लांट में पहला प्रोडक्ट कौन सा बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का होता है। इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का बनता है जिसका नाम होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको आप ऑक्सैलो एसिटेट भी कह सकते हैं, इसीलिए आप इसे C4 प्लांट से C4 साइकिल कहते हैं जो कि C4 प्लांट के अंदर चलते हैं। अब इसे हैच एंड स्लैक ने दिया था, इसमें 2 सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, इसीलिए हम इन्हें डायमॉर्फिक लीव्स या डायमॉर्फिक सेल कंडीशन कहते हैं। डायमॉर्फिक सेल क्यों कहते हैं, C3 प्लांट की तरह इनमें भी मीजोफिल सेल्स पाई जाती हैं, पर इनमें एक गोल अरेंजमेंट का एक स्पेशल टाइप का सेल अरेंजमेंट होता है जिसे आप
आप कहते हैं बंडल शीथ। ठीक है, बंडल शीथ अरेंज ऐसे रहते हैं, मतलब ऐसा लगता है हम लोगों को जैसे मरे हुए आदमी पर गोल वाली माला चढ़ाते हैं ना, रीथ जिसे आप कहते हैं, उस टाइप का अरेंजमेंट रहता है, इसीलिए इस अरेंजमेंट को हम क्रांज एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने शायद आपको कहीं पर अरेंजमेंट भी बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, आ जाओ थोड़ा देख लो, है ना, नहीं तो फिर बोलोगे मैडम आपने बताया नहीं हमें। ये देखो, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये जो आपको साइड में देखो, मैं ये सब कहानी क्यों समझा रही हूँ, लास्ट क्लास में मैंने C4 साइकिल पढ़ा दिया था, फिर आज क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि आपको कैम कभी नहीं समझ में आएगा जब तक मैं C4 आपको नहीं बताऊंगी। तो मैं कैम पढ़ाऊंगी आज, पर उससे पहले मैं आपको C4 पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो तुम नहीं जानोगे C4 की बात तो तुम्हें कभी नहीं समझ में आएगा कि व्हाट इज द क्रेस्लिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सो ये क्या है आपकी मेसोफिल सेल्स। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये है आपकी मेसोफिल सेल्स, इजंट इट, ये तुम्हारी क्या होती हैं, मेसोफिल सेल्स। साथ में इनके पास एक स्पेशल टाइप के अरेंजमेंट ऑफ सेल होता है जिसे आप कहते हैं बंडल शीथ। बंडल शीथ टाइटली पैक्ड सेल होती है, देखो ये बंडल शीथ टाइटली पैक्ड सेल होती है, किसके अराउंड टाइटली पैक्ड सेल होती है, एक्चुअली नो, दिस इज द मेसोफिल सेल, सॉरी दिस इज द मेसोफिल सेल। ये जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द बंडल शीथ, ये होती है मेसोफिल सेल, ये भी मेसोफिल सेल, बंडल शीथ। बंडल शीथ किसके अराउंड होती है, ये होती है वेस्कुलर बंडल के अराउंड। अब इसके सेंटर पर हम ना अपने किसको फंसा लेते हैं, रुबिस्को को। ठीक है, क्यों फंसा लेते हैं, देखो क्या कहानी है, हमको क्या करना है, हमको रुबिस्को को ऑक्सीजन से बचाना है। ठीक है, हमको अपने रुबिस्को ऋषि मुनि को बचाना है ऑक्सीजन से, कि कहीं वो ऑक्सीजन से बाइंड ना हो जाए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि रुबिस्को को सेंटर पे लॉक कर देते हैं, और सेंटर पर लॉक कर देते हैं, पर बंडल शीथ की जो सेल्स होती हैं दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। बंडल शीथ की जो सेल्स होती हैं दे आर इम्परवियस। ठीक है, ये पढ़ाया था मैंने आपको, impervious and they are very tightly packed। ठीक है, इनमें से किसी भी गैस का एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो मैडम अगर आप रुबिस्को को इसके सेंटर पे बांध दोगी, तो अगर हमको ग्लूकोज तो बनाना ही है, तो ग्लूकोज को बनाने के लिए रुबिस्को को कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होना ही पड़ेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होना है बच्चों, तो आप तो कह रही हो कि बंडल शीथ से इम्परवियस है, इसमें कोई सी गैस आ नहीं पाएगी, तो गैस नहीं आ पाएगी, कोई ना कोई केमिकल तो हम इसे ट्रांसपोर्ट कर ही सकते हैं। अब आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना जो मैं बोल रही हूं। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोला मैंने। सो बंडल, ये हम सीख गए कि जो बंडल शीथ सेल होती हैं दे आर वेरी 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 इम्परवियस, इसमें किसी भी गैस का कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब ये कि रुबिस्को जो है वो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में नहीं आ सकता। ठीक है, अब ध्यान से समझो हमने किया क्या, हमने किया ये कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को रुबिस्को के पास नहीं लेके जा रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि बंडल शीथ किसी भी गैस को अंदर आने नहीं देती। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, ताकि रुबिस्को किसी भी कंडीशन पे ऑक्सीजन से बाइंड ना हो पाए। पर ऑक्सीजन से बाइंड नहीं हो पाए ये दूसरी कंडीशन है, पर उसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड से तो बाइंड कराना ही है, क्योंकि हमें ग्लूकोज बनाना है C4 plants में। तो C4 plant में we have two types of cell, one is the mesophyll cell, so this is the mesophyll cell, listen to me very carefully, this is a diagram from the NCERT and this is your bundle sheath cell। okay, now mesophyll cells जो होती हैं इनमें नॉर्मली जब हम लोग C3 साइकिल की बात करें, अगर हम C3 प्लांट्स की बात करें, तो मेसोफिल सेल्स जो होता है इसमें जो है लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों चलती हैं कि नहीं चलती, इसमें लाइट रिएक्शन भी चलती है और डार्क रिएक्शन भी चलती है। इसका मतलब ये है कि इसमें ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, पर यहाँ पर कंडीशन अलग है। यहाँ पर C3 प्लांट्स में डार्क रिएक्शन मतलब ग्लूकोज को बनाने वाले एंजाइम्स ही नहीं है। ठीक है, इसलिए कभी भी C4 प्लांट्स में मेसोफिल में ग्लूकोज नहीं बनता। ग्लूकोज सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनता है, बंडल शीथ में बनता है। C3 प्लांट में ग्लूकोज मेसोफिल सेल्स में बनता है। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने क्या किया, एटमॉस्फेयर की CO2 को ले आए। अब मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है पानी, तो इनने बनाया ये कार्बोनिक एसिड, पर ये एक बहुत ही अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, तो ये फटाफट से ब्रेक डाउन हो जाता है इसमें। ठीक है, ये बन गया हम लोगों के पास। अब हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस बाइकार्बोनेट आयन में ट्रैप है। ओके, अब तुम मेरी बात को ध्यान समझो, ये जो बंडल शीथ सेल है हम इसमें गैस ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, पर हम इसमें केमिकल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो हमने बाइकार्बोनेट में अपना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो CO2 आया, ट्रैप हो गया बाइकार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट आयन में,
पर इसको आपने किसके साथ जोड़ा, आपने इसको जोड़ा किसके साथ, ध्यान से देखो, आपने इस बाइकार्बोनेट को किसके साथ जोड़ा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से, ठीक है। अब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कितना कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये कितना कार्बन मॉलिक्यूल है, 1 कार्बन मॉलिक्यूल है। इससे हमें 4 कार्बन मॉलिक्यूल का एक कंपाउंड मिलेगा जिसे आप कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये C4 प्लांट या C4 साइकिल का पहला प्रोडक्ट होता है, इसीलिए हम इसको C4 साइकिल कहते हैं। तो हमने क्या बनाया, C4 एसिड, जिसका नाम होता है ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओला ओला, मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इस ऑक्सैलो एसिटिक, अब हम CO2 को भले बंडल शीट में नहीं ले जा सकते, पर हम केमिकल ले जा सकते हैं। तो हमने CO2 को ट्रैप कर लिया है और सेंटर पर वो वेस्कुलर बंडल में बची हुई है वो दोस्त, ठीक है। अब हमने जो है कहीं से छुपते छुपाते CO2 आ गया इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। अब आप लेके आए, ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, निकाल दिया। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। जब तुम इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दोगे तो इससे क्या बनेगा तुमको पता है, इससे बनेगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसे आप कहते हो पाइरुवेट। क्या कहते हैं उसको बच्चों, पाइरुवेट, ठीक है, डन। अब इस पाइरुवेट को, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ध्यान समझना, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसको वापस से आप कहां लेके जाओ, मेसोफिल सेल्स में, मेसोफिल सेल्स में लेके जाओ और यहां पर तुम खर्चा करो 1 ATP, क्योंकि अब आपको इस पाइरुवेट में जोड़ना है एक जोड़ना है क्या, फॉस्फेट, और फिर से बन गया फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कहां पर आ गया, फिर से मेसोफिल सेल्स में आ गया। समझ में आ गई बात, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज रीजनरेशन। ध्यान से समझो, NCERT का डायग्राम है। अब इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को बंडल शीट में ले आओ, बंडल शीट में इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो। इस कार्बन डाइऑक्साइड को अब तुम लेके जाओ कहां पर, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है ना, इसको अब तुम लेके जाओ केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल से आप ग्लूकोज बनाओ, जो बनाना बनाओ, वैसे ग्लूकोज ही बनाते हो, ठीक है। पर तुम जब 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लोगे तो 3 कार्बन बचेंगे, जिसे आप कहते हो पाइरुवेट। अब इस पाइरुवेट को हमें किस में मिलाना है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में मिलाना है। पर इस C3 एसिड, जिसको आप पाइरुविक एसिड कहते हो, इसमें आपको एक क्या जोड़ना है, फॉस्फेट जोड़ना है। अगर आपको किसी चीज में फॉस्फेट जोड़ना है तो आपको एक ATP खर्च करनी पड़ती है। ATP, ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बनाओ, एक फॉस्फेट निकला जिसको फट से पाइरुविक एसिड ने, दिस इज पाइरुविक एसिड ने कैच कर लिया और अगेन वो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो गया। तो आप देख रहे हो कि ऊपर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या बोल रही हूं मैं। C4 साइकिल में सिर्फ C4 साइकिल नहीं चलता, उसमें C3 साइकिल भी चलता है, ठीक है। ये देखो बंडल शीट में C3 साइकिल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो C4 साइकिल में क्या करते हैं हम लोग, C4 साइकिल में हम लोग बंडल शीट में केमिकल को कॉन्सेंट्रेट करते जाते और फिर उससे धीरे धीरे केल्विन साइकिल चलाते जाते हैं और वापस से रीजनरेट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो मेसोफिल सेल में कभी भी ग्लूकोज नहीं बनता है C4 प्लांट में, कहां बनता है, बंडल शीट में बनता है। CO2 डायरेक्टली बंडल शीट में नहीं आ सकती, वो आती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। द केमिकल इज कॉल्ड एज व्हाट, द केमिकल इज कॉल्ड एज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। उससे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लो आप वहीं पर बंडल शीट पे पहुंच गए, फिर जो भी करना है करते रहो। कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, बंडल शीट के अंदर आपने केल्विन साइकिल चलाया, ग्लूकोज बना लिया। अब बचा आपके पास 3 कार्बन का मॉलिक्यूल जिसे आप कहते हो पाइरुविक एसिड, उसको वापस से मेसोफिल सेल में ले जाओ, कन्वर्ट करो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में ताकि हम रिएक्शन को कंटिन्यू कर सके। डन, इतनी बात क्लियर हो गई। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज। देखो हमेशा याद रखो कि C4 साइकिल को बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती, C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत ज्यादा होती है, ठीक है। C3 प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत ज्यादा होती है क्योंकि C4 प्लांट के पास तो बंडल शीट में CO2 को कलेक्ट करने का मैकेनिज्म है ये पूरा, पर C3 में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। C3 में जो कार्बन डाइऑक्साइड उनको मिल रही है वो उससे फटाफट बनाते जा रहे हैं ग्लूकोज, पर ये क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल मैकेनिज्म से पहले अपने अंदर CO2 को कलेक्ट कर रहे हैं, देन उससे ग्लूकोज बना रहे हैं। तो इनके में कलेक्शन करने का पावर है, क्षमता है, इसलिए इनको बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती। C3 में जो आता है उसी से काम करते हैं, डायरेक्टली करते जाते हैं, कलेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए C3 प्लांट को ज्यादा CO2 की जरूरत होती है। अब ये मैं क्यों बता रही हूं ये आपको पता चलेगा कहां, वो आप समझोगे। ये कहानी सबको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अब मैं पढ़ा रही हूं आपको कैम के बारे में, ठीक है। इट कैम इज अ स्कैम, ठीक है। अब देखो क्या है,
बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द कैम, जो आज का लेक्चर है था। मैं कहाँ पहुंच गई? देखो रिवाइज करवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुमको कभी नहीं समझ में आएगा कि चल क्या रहे। देखो क्या है, व्हाट इज द कैम? कैम का मतलब होता है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। देखो क्या होता है, जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं, ध्यान से समझना जो मैं बोल रही हूँ, जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं वहां पर धूप बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। डन। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा मेरे बच्चों, लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो मर जाएगा प्लांट, ठीक है, मर जाएगा बिल्कुल। क्यों मर जाएगा? क्योंकि उसमें कहानी ये है कि जैसे ही लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, फट से स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। डन, सही बात है। अब फट से स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ ही नहीं पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगा तो ग्लूकोज कौन बनाएगा? बताओ, उसका ससुर, है ना। तो प्रॉब्लम यही है, तो इन्हें तो मर जाना चाहिए। पर ये बहुत स्मार्ट है, ये है रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट इज वेरी स्मार्ट। ये क्या करता है, थोड़ा अलग मैकेनिज्म फॉलो करता है। क्या है वो मैकेनिज्म, वही आज की क्लास में हम सीखेंगे। देखिए, जो प्लांट्स रेगिस्तान में रहते हैं उनके साथ एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट कि मैं यहाँ पर एक कैक्टस बना लेती हूँ, ठीक है, ओके, दिस इज द माई ब्यूटिफुल कैक्टस, ठीक है, कैक्टस है ये। अब इस कैक्टस पे कांटे लगे हैं, ध्यान समझते जाइएगा, ठीक है। अब भरी गर्मी है, कैक्टस रो रहा है, कैक्टस इज क्राइंग, कैक्टस इज क्राइंग, ठीक। अब भरी गर्मी है अपने पास, ठीक, ध्यान समझना है क्योंकि यहाँ पर बहुत एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म समझाऊंगी। ये कैक्टस है, इस पे लाइट पड़ी जा रही है, पड़ी जा रही है, पड़ी जा रही है। अब क्योंकि ये रेगिस्तान में, इसका रूट बहुत छोटा होता है कैक्टस का, है ना, क्योंकि ये कहाँ रह रहा है, डेजर्ट में रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इनको पानी बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये किसी भी कंडीशन में एन केन प्रकारेण अपना पानी लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इनने अपना पानी लॉस किया तो ये अपने जीवन में बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, अब समझना, ये दिन में अपना स्टोमेटा क्लोज रखते हैं बच्चों, ठीक है, ये अपना दिन में स्टोमेटा क्लोज करते हैं। मैडम अगर स्टोमेटा ही क्लोज कर देंगे तो कैसे काम करेंगे? वही तो मैं समझा रही हूँ कि अगर इनने स्टोमेटा क्लोज कर दिया, अभी स्टोमेटा क्लोज है ना, तो ये अभी इनके सारे स्टोमेटा क्लोज है। मैडम अगर स्टोमेटा क्लोज कर देंगे तो बताइए हमको जरा गैस कैसे अंदर आएगी? बस वही समझा रही हूँ। अगर इनने स्टोमेटा क्लोज कर दिया, किसी और कलर से लेती हूँ, है ना, अगर इनने स्टोमेटा क्लोज कर दिया तो ना तो इनका CO2 अंदर आ सकता है और ना ये इनका O2 बाहर आ सकता है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन किसकी हो जाती है? फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है ना, कि अगर मान लीजिए आप CO2 को अंदर नहीं ले जा पा रहे हैं तो रुबिस्को किसके साथ बाइंड करने लगेगा? यहाँ पर जो ऑक्सीजन फंसा हुआ है उसके साथ कौन बाइंड करने लगेगा? जिसके दिल में है बहुत बड़ा डिस्को, उसका नाम है रुबिस्को, ठीक है। अब CO2 किससे बाइंड करने लगेगा? उस रंभा, नष्ट हुई कन्या से, जिसका नाम है O2, जो है कन्या थी, और रुबिस्को बेचारा दोस्त था। अब दोस्त तो अंदर आ ही नहीं पा रहा है क्योंकि स्टोमेटा बंद है, तो वो किससे बाइंड करने लगेगा? ऑक्सीजन से। चलेगा, इनको सब चलेगा। इनके साथ प्रॉब्लम, इनको बस प्रॉब्लम ये है कि तुम चाहे कितना भी फोटो रेस्पिरेशन कर लो, कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, बस हमारा पानी लॉस मत होने देना, क्योंकि रेगिस्तान में पानी का बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो पानी ले नहीं पाएंगे, देयर इज वेरी लेस सोर्स ऑफ पानी, ठीक है। तो तुम फोटो रेस्पिरेशन करते रहो, तुमको जो करना है करो भाई, बस हमारा पानी लॉस नहीं होने देना। पर मैडम अगर दिन भर फोटो रेस्पिरेशन होता रहेगा तो क्या ग्लूकोज कभी नहीं बनेगा? बस मैं वही सिखाने वाली हूँ कि इन प्लांट की क्या स्ट्रैटेजी रहती है कि ये किस तरीके से अपना ग्लूकोज बनाते हैं। आइए सीखते हैं, क्या बोला मैंने, चलो। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग CO2 एक्सेप्टर। कहां पढ़ा हम लोगों ने? C4 प्लांट। C4 प्लांट का ही मॉडिफिकेशन है कैम प्लांट्स बच्चों, समझो, C4 का ही मॉडिफिकेशन है कैम प्लांट्स। देखिए क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग CO2 एक्सेप्टर एज कंपेयर टू, ये BUBP नहीं है बाबा, BUBP नहीं है, दिस इज RUBP, ठीक है, इसको अपन लोग लिख लेते हैं RUBP, ठीक है, दिस इज द RUBP, ठीक है, ये ठीक, दिस इज RUBP, ओके। सो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, याद आया कुछ? याद करो, वो
याद करो अभी 10 मिनट पहले की कहानी, मैंने तुमको क्या बताया था कि कार्बन जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वो CO2 को ट्रैप करके बैठा हुआ होता है, उससे हम फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड को, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को बाइंड करवाते हैं, ठीक है, फिर बनाते हैं ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, फिर ले जाते हैं कहां पर, बंडल शीट में। ये पढ़ाया मैंने अभी आपको। तो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग CO2 एक्सेप्टर एज कंपेयर टू द RUBP, ठीक है, ओके डन। तो CO2 एक्सेप्टर फॉर PCR साइकिल है, PCR साइकिल इज व्हाट है, बोलिए क्या है ये, अरे नॉर्मल जो आप केल्विन साइकिल चलाते हैं, ठीक है, ओके। हाई एक्टिविटी ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इनेबल C4 प्लांट टू रिड्यूस द स्टोमल अपर्चर एंड thus रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इस प्रोसेस में हमको ये करना है कि किसी भी कारणवश, अभी मैं पूरा मैकेनिज्म समझा रही हूं, किसी भी तरीके से पानी के लॉस को रोक लो। अगर तुम पानी के लॉस को रोक पाए तो तुम ये मानना कि तुम जो है दुनिया के सबसे बड़े हीरो हो। चलो देखते हैं कि पानी के रोकने का मैकेनिज्म क्या होता है। चलो तो मैकेनिज्म समझा दूं थोड़ा सा मैं अपने प्यारे बच्चों को, मेरे छोटे छोटे से बच्चों, छोटे तो नहीं हो पर ठीक है, अब आ जाओ। देखो सबसे पहले हम लोग लीफ बनाते हैं। किस कलर की लीफ बनाए, अब देखो थोड़ा सा मैं डार्क कलर की लीफ बनाऊंगी, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है इसको। मैं एक लीफ बना लूं, एक्चुअली मैं 2 लीफ बनाऊंगी यहाँ पे, है ना, 2 लीफ बना लेती हूँ। एक लीफ बनाती हूँ मैं ये, ठीक, एक ही आ पाएगी यार, चलो 2 बनाती हूँ। ये कलर आई थिंक विजिबल नहीं होगा, मैं थोड़ा सा पतली लीफ बनाती हूँ, एक डार्क कलर लेती हूँ, ठीक है। ये लीफ बना रही हूँ मैं, एक लीफ मैंने ये बना ली, ठीक है, ओके, और एक लीफ बना ली मैंने ये। यहां पर मैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को, ठीक है, ऐसा ही मैकेनिज्म मैं प्रिंटेड में भी लेके आई हूं, तो टेंशन ना लो, ठीक है। एक लीफ बनाई मैंने ये और एक लीफ बनाई मैंने ये। अब मैं इसके अंदर क्या बनाने वाली हूं, इसके अंदर एक लीफ के अंदर मैं बनाऊंगी ये कलर लाइट है, ओके, कौन सा लूं, ये लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने एक लिया, ये मैं लूंगी एक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, नहीं ये लिया मैंने एक मीजोफिल सेल, ठीक है, आई थिंक इट इज गुड, ओके। ये ले लिया मैंने, इसमें भी मीजोफिल सेल, डन 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 डन, ध्यान से सब लोग समझेंगे, ठीक है। लीफ ले ली मैंने, मीजोफिल सेल्स ले लिए मैंने, चलो लेबल कर लेते हैं बन। सो दिस इज योर लीफ, इसमें नहीं लेबल करूंगी मैं, ठीक है, दिस इज योर मीजोफिल सेल, ठीक है, ओके डन। अब ध्यान से समझो मैं क्या बोल रही हूं एक्चुअली, ओके, अब देखते क्या होता है कहानी। इसको मीजोफिल सेल मिटा दे क्या, चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान से समझो, ये है इनका क्लोरोप्लास्ट, ये है इनका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ओके। नाउ और क्लोरोप्लास्ट, ये है इनके डे की कहानी, ये है इनका डे टाइम, ये इनका डे और ये है इनका नाइट, डन। एक है दिन और एक है रात, डन। अब कहानी क्या है कि जब दिन होता है तो ये अपने स्टोमेटास को क्लोज रखते हैं, ठीक है, जब दिन होता है तो ये अपने स्टोमेटास को क्लोज रखते हैं, पर जब रात होती है तो इनके बाहर होती है, ये अपने स्टोमेटा को ओपन रखते हैं। जब रात होती है तो स्टोमेटा कैसे रहते हैं, ओपन, ठीक है ना बच्चों। जब रात होती है तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं, जब दिन होता है तो स्टोमेटा बंद रहते हैं। ये कहानी सबको क्लियर हो गई। लेबल करूं मैं, क्लोज्ड स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा, ठीक। ये कैसे हैं, ओपन स्टोमेटा, ठीक है, डन। अब कहानी समझो क्या हो रहा है, ध्यान समझेंगे बिल्कुल। अब अगर क्लोज स्टोमेटा है तो ना तो आप CO2 को अंदर ले जा सकते हैं और ना ही इससे आप O2 बाहर ला सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। पर अगर रात है तो आप डेफिनेटली CO2 को अंदर ले जा सकते हैं, बिल्कुल CO2 को अंदर ले जा सकते हैं, डन। अब हमने रात में क्या किया, ध्यान समझो, यहां पर एक क्लोरोप्लाज्म बना लेती हूं, ठीक है। हम लोगों ने रात में CO2 को स्टोर कर लिया, ठीक है, रात में थोड़ा छोटा बनाती हूं उसको, है ना। रात में हम लोगों ने CO2 को स्टोर कर लिया, ठीक। अब इनके पास कहानी यह है कि इनके सेल के पास होता है एक वैक्यूल, यहां पे लेबल करूं मैं, वैक्यूल होता है, ठीक है।
अब रात में ये क्या करते हैं, CO2 अंदर आ गया, वैक्यूल है इनके पास, प्लांट सेल है तो वैक्यूल तो हो गई, ठीक है, तो वैक्यूल है इनके पास, डन। अब ये क्या करते हैं, CO2 को सबसे पहले रिएक्शन सुने, CO2 अंदर आ गई, यहां पे आ गई CO2। अब ये CO2 को क्या करेंगे पता आपको, CO2 को सबसे पहले ये बाइंड कराएंगे किससे, हैं, वैक्यूल में भी बाइंड नहीं कराएंगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा मुझे वैक्यूल छोटा बनाना पड़ेगा तभी मुझे जगह मिलेगी। सो मैं यहाँ पे वैक्यूल बना दे रही हूँ, दिस इज वैक्यूल, ओके। अब ये CO2 अंदर आ गया, इसको मिटा देती हूँ, चलो। अब हम लोगों ने C4 साइकिल में क्या पढ़ा था कि जो CO2 है, या मैं ये कहूँ, ऐसा नहीं कहते, ऐसा कहते हैं, ये जो CO2 होता है ये HCO3 माइनस के साथ कंबाइन होता है, मतलब कंबाइन इसी के फॉर्म में होता है, ये जुड़ता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से, किसकी प्रेजेंस में जुड़ता है भाई, ये बताओ, एंजाइम का नाम क्या है, पेप्केज। कौन सा एंजाइम है, पेप्केज, और ये बनाते हैं मैलिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड। और ये जितना भी मैलिक एसिड है, मैं पर्पल कलर से इसको इंसर्कल कर रही हूं, और ये जितना भी मैलिक एसिड है, ये सारा मैलिक एसिड रात में, ये मैलिक एसिड भरा हुआ है, वैक्यूल में जाके भर जाता है, मैलिक एसिड, डन, डन ना, समझे। ये क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट है, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या समझा आपने, क्या समझा आपने, देखो रात में ये लोग दिन में खोलते ही नहीं है, ये लीफ है इनकी, ये थोड़े पापी पुरुष हैं, इनका काम ये है कि दिन में आप स्टोमेटा खोलो ही मत, रात में खोल लो, ठीक है, पर रात में आप ग्लूकोज नहीं बना सकते, रात में यू कैन नॉट मेक द ग्लूकोज, बच्चों आप ग्लूकोज तो नहीं बना सकते, डन, आप ग्लूकोज नहीं बना सकते, पर आप रात में क्या करोगे बताओ मुझे, रात में आप स्टोमेटा खोल के CO2 ले लो, ठीक है, CO2 को आप पानी के साथ कंबाइन कराओ, बनाओ बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट को फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के साथ बाइंड करो और बनाओ मैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बन सकता है। मैलिक एसिड को जाकर वैक्यूल में स्टोर कर लो। अब ये जो मैलिक एसिड है इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा हुआ है, पर किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। तो रात में वो मैलिक एसिड को, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप है, उसको स्टोर करके रखे हुए रहते हैं, ठीक। अब सनलाइट पड़ी, दिन हो गया है भैया, दिन हो गया, सनलाइट पड़ी, ठीक है, येलो कलर का है सन, ठीक। सो मान लीजिए सनलाइट पड़ी, अब जैसे ही सनलाइट पड़ेगी, ठीक है, जैसे ही सनलाइट पड़ेगी और इस कमबख्त क्या कहते हैं वैक्यूल के पास जो मैलिक एसिड था, ये मैलिक एसिड पड़ा हुआ था, मैलिक एसिड, ठीक है। अब ये मैलिक एसिड ट्रेवल करता हुआ कहां पर आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, ओके, मैलिक एसिड लाइए यहाँ पे। सो ये मैलिक एसिड जो है, ये मैलिक एसिड क्या करेगा बताइए मुझे, ये मैलिक एसिड जो है ये एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा, डन, क्या रिमूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है, जैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया ये 3 कार्बन कंपाउंड बन गया, और ये बन गया पायरुविक एसिड, क्या बन गया, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड को हम बना लेंगे अब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, एक्चुअली यहां पर ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है, और इस पायरुविक एसिड को आप ये क्या हुआ, अरे यार, ठीक है, अब इस पायरुविक एसिड को आप लेकर आओ कहां, ये देखो कहां लेके आओगे यार, हो यहां से घुमा रही हूं, एरो देखते जाइएगा, ये पायरुविक एसिड आ गया यहां पे, ठीक है, तो आपने पायरुविक एसिड को फिर से किस में कन्वर्ट कर लिया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, बहुत ही गिचपिच लिख दिया ना मैंने, सॉरी यार, अभी साफ साफ लिखती हूँ, टेंशन ना लो, ठीक। ये जो पायरुविक एसिड है इसको ले आओ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ना पायरुविक एसिड, इसको किस में कन्वर्ट कर लो, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ 1 ATP। अब ध्यान से समझो क्या किया, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, मैलिक एसिड को ले आओ क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट उड़ गया क्या यार, है क्लोरोप्लास्ट उड़ा दिया क्या मैंने, ओके, मैलिक एसिड को ले आया आप क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, मैलिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड था, 4 कार्बन कंपाउंड जो है उससे आप 3 कार्बन कंपाउंड बनाओ, जिसे आप कहते हो पायरुविक एसिड, एक CO2 निकाल लिया। अब इस CO2 का इस्तेमाल करो और चलाओ केल्विन साइकिल, ठीक है, केल्विन साइकिल, और बना लो ग्लूकोज, बना लो ग्लूकोज, क्या टेंशन है, बन गया ग्लूकोज, ठीक है। तो क्या सीखा आपने
कि रात में आप स्टोमेटा खोलते हो, ठीक है, और CO2 को एक्सेप्ट करते हो। CO2 को जिससे एक्सेप्ट करते हो उसका नाम है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। डन। CO2 को जिस कंपाउंड से एक्सेप्ट करते हो उसका नाम है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को जिससे आपने CO2 एक्सेप्ट किया है, HCO3 को एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ HCO3, आपने बनाया मैलिक एसिड। मैलिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। मैलिक एसिड को वैक्यूल में जाके स्टोर करते जाओ। रात में आप मैलिक एसिड खूब सारा बना लो। जैसे ही दिन हुआ, स्टोमेटा क्लोज हो गया। अब इस मैलिक एसिड का यूज करो इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या बनाने में? ग्लूकोज बनाने में। कैसे बनाओगे? मैलिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड था, डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से आप एक CO2 निकाल दो। डी कार्बोक्सिलेशन, डी मतलब निकालो, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 को, एक CO2 को बाहर निकाल दिया। डन। अब ये जो CO2 है ये चलाएगा केल्विन साइकिल और बनाएगा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज बन गया। और बचा अब 3 कार्बन कंपाउंड बचा पायरुविक एसिड, जो फिर से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन जाएगा। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनकर वो रात का इंतजार करता रहेगा कि कब मैं फिर से जो है CO2 को एक्सेप्ट करूंगा। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझो बात को। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब दिन में जब वो स्टोमेटा बंद करेगा, दिन में जब वो स्टोमेटा बंद करेगा, तो ना तो ये जो है, अब देखो जब ये केल्विन साइकिल चलेगा तो भैया जब चलेगा तो ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगी, सीधी बात है भाई। जैसे ही लाइट पड़ेगा, जैसे ही लाइट पड़ी, केल्विन साइकिल जैसे ही चला, जैसे ही ग्लूकोज बना। अब यहां से आप प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे स्टोमेटा बंद करोगे आप, CO2 अंदर आ नहीं पाएगा, CO2 अंदर नहीं आ पाएगा। तो भैया जो रुबिस्को एंजाइम है, ठीक है भैया, एक बात बताओ, जब CO2 निकालोगे तो केल्विन साइकिल चलेगा तो ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। पर ये कहानी कब तक की है? ये कहानी कब तक की है? जितना आपके पास स्टोर मैलिक एसिड उतना ही ग्लूकोज बनेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि जब आप केल्विन साइकिल चलाओगे, ध्यान समझो, केल्विन साइकिल चलाया आपने, ग्लूकोज चलाया, ग्लूकोज बनाया, पर इसके अंदर ऑक्सीजन भी तो होगी, ठीक है। तो जब एक बार CO2 खत्म हो जाएगा तो रुबिस्को किससे बाइंड करने लगेगा? ऑक्सीजन से बाइंड करने लगेगा और होगी फोटो रेस्पिरेशन। तो जो कैम प्लांट्स होते हैं उसमें ना भयंकर फोटो रेस्पिरेशन होती है बच्चों, पर उससे क्या लेने देना, पानी तो बच ही रहा है ना, ठीक है। ये कहानी सबको क्लियर हो गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। तो ये थोड़ा सा गिच पिच हो गया, थोड़ा सा आसान कर देती हूँ इसको। आ जाओ, देखो क्या क्या कर रहे हैं बेटा, देखो। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं, अच्छा वो उसको बाद में बताती हूँ, पहले ये बता देती हूँ, ठीक है ना। ये प्लांट है, ध्यान से देखना सब लोग, है ना। अब थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ, सब लोग ध्यान से देखना, ओके। दिस इज द लीफ। लीफ के पास एक सेल है जिसका नाम है मीजोफिल सेल, ठीक है। ये क्या है? इसके पास एक मीजोफिल सेल। देखो कैम और C4 में यही प्रॉब्लम है, मतलब ये बाद में बताऊंगी, बार बार मैं भूल जाती हूँ यार। चलो अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? नाइट। नाइट में क्या होता है कि वैक्यूल है अपने पास, ठीक है, ओके। हमने क्या किया कि यहाँ पर मैलिक एसिड भरा हुआ है। डन। ये मैलिक एसिड हमने कैसे बनाया है? हमने मैलिक एसिड बनाया है बाय द फॉस्फोइनॉल पायरुवेट प्लस CO2 से। डन। और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया मैलिक एसिड में, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन, ध्यान से समझो। रात में हमने क्या किया? रात में हमने स्टोमेटा खोल रखे हैं, सब लोग समझो ध्यान से। इधर रात में हमने स्टोमेटा खोल रखा था, इसलिए CO2 अंदर आ गई थी, इसलिए CO2 क्या हो गई थी? अंदर आ गई थी, और हमने उसको फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जोड़कर मैलिक एसिड में बना लिया। ये कहानी कहाँ हो रही है? ये कहानी कहाँ हो रही है बताइए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये कहानी भी मीजोफिल सेल में ही हो रही है। लेबल करूं, ये कहानी भी कहाँ हो रही है? मीजोफिल सेल में। ये दिख नहीं रहा होगा, है ना। ये कहानी भी कहाँ हो रही है? ये कहानी भी हो रही है मीजोफिल सेल में। डन। मीजोफिल सेल, डन। पर ये कहानी है कब की? रात की। रात बाकी, रात लिख दिया मैंने हिंदी में, ठीक है। रात में हमने वैक्यूल में मैलिक एसिड स्टोर कर रखा है, ठीक है। अब आई दिन की बारी। रात में हमने स्टोमेटा खोला, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से CO2 को ज्वाइन किया। मीजोफिल सेल में ही होता है ये, ठीक है। कोई बंडल शीट विंडल शीट नहीं होती है। बंडल शीट होती है कैम प्लांट्स में, पर उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ध्यान समझना। C4 प्लांट में 2 सेल चाहिए, मीजोफिल सेल और बंडल शीट सेल। पर कैम प्लांट्स में बंडल शीट है पर उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसलिए सिर्फ सारी कहानी इसमें मीजोफिल सेल में होती है। मैलिक एसिड बनाया, मैलिक एसिड उड़ता हुआ कहाँ पर आया? दिन हो गया, ठीक है। सनलाइट बना लूं यहाँ पे, ठीक है। ये सनलाइट है, ठीक, सन है, सन की रेस पड़ रही है यहाँ पे। डन।
अब मैलिक एसिड जो वैक्यूल में भरा हुआ है, वैक्यूल बना लूं यहाँ पे यार, है ना, ये एक वैक्यूल बना लिया मैंने, डन, दिस इज वैक्यूल, वी लिख रही हूँ। वैक्यूल में मैलिक एसिड भरा हुआ है, ये मैलिक एसिड, ये पूरा मैलिक एसिड भरा हुआ है, डन, Ma मैलिक एसिड भरा हुआ है, डन। अब क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान से समझो, अभी कहानी ये है कि स्टोमेटाज और क्लोज, स्टोमेटा बना दूं, अरे यार यहाँ पे स्टोमेटा बनाने में बहुत प्रॉब्लम है ना, ये स्टोमेटा कैसे हैं, बंद बंद, क्लोज स्टोमेटा, यहाँ पर भी बना देती हूँ एक, ये कैसे हैं भैया अभी दिन में, क्लोज स्टोमेटा, क्लोज्ड स्टोमेटा, डन, ओके, क्लोज स्टोमेटा, वहां पे थे ओपन स्टोमेटा, डन। मैलिक एसिड भरा हुआ है दिन में, अब क्या करना है अपने को, यहाँ पर एक ग्रेना भी बनाओ, ग्रेना, ग्रेना, देखो मीजोफिल सेल है तो लाइट रिएक्शन तो होगी, ठीक है, लाइट तो आ ही सकती है ना, बोलो बच्चों, लाइट तो आ ही सकती है, तो लाइट रिएक्शन तो हो ही रही है, लाइट तो पार कर ही सकती है, स्टोमेटा खुला हो चाहे नहीं खुला हो, लाइट रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन बनता ही रहेगा, पर ऑक्सीजन जो है वो बाहर नहीं जा पा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन नहीं बाहर जा पा रहा है, ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पा रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ पा रहा है। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को मैलिक एसिड में स्टोर कर रखा है, ठीक है। अब क्या करो, जब तुम मैलिक एसिड को दिन के टाइम वैक्यूल से बाहर निकालोगे तो आप इससे एक CO2 निकाल लो, CO2 निकाल लिया और इसको बना लिया, क्या बना लिया, इसको बना लिया आपने पायरुविक, ऐसे बनाती हूँ डायरेक्ट, आपने इसको क्या बना लिया, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, वापस से फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड स्टोर होता जाएगा, दिन में स्टोर होता जा रहा, स्टोर होता जा रहा, स्टोर होता जा रहा, ठीक है। मैलिक एसिड से, मैलिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है, 4, तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 1 कार्बन कंपाउंड, 4 हो गए, ठीक है। अब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को दिन भर स्टोर करो, स्टोर करो, स्टोर करो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएसिडिफिकेशन। अच्छा, इस प्रोसेस को हम क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि दिन में हम CO2 को मैलिक एसिड नाम के एक एसिड में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी रात में, और रात से जब हम दिन में आते हैं तो मैलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं और इससे बना लेते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट स्टोर होता रहेगा, स्टोर होता रहेगा, स्टोर होता रहेगा, और फिर ये कब काम आएगा, रात में काम आएगा, फिर से CO2 पकड़ने के लिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे की कहानी समझते हैं। अब इस CO2 को आपको कहाँ ले जाना है भैया, इस लाइट रिएक्शन से क्या आ रहा है हमारे पास, लाइट रिएक्शन से आ रहा है ATP और NADH2, ये पढ़ा हम लोगों ने, और ये CO2 आ रहा है, CO2 और ATP इन दोनों को जोड़कर आपको क्या चलाना है, क्या चलाना है आपको, रिडक्शन साइकिल, क्या चलाना है, रिडक्शन साइकिल, मतलब आपको चलाना है केल्विन साइकिल, क्या चलाना है आपको, केल्विन साइकिल, और बनाना है आपको ग्लूकोज, क्या बनाना है आपको, ग्लूकोज, डन, क्या बनाना है आपको बच्चों, ग्लूकोज, ये समझ गए आप लोग, इसमें कोई टेंशन तो नहीं है, डन। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लाइट रिएक्शन में जो ऑक्सीजन है वो बाहर नहीं निकल पा रही है, ठीक है, और हमें ये पता है कि मैलिक एसिड तो एक लिमिट तक ही स्टोर करेगा, मैलिक एसिड जो होगा वो एक लिमिट तक ही स्टोर होगा, वो एक लिमिट तक ही केल्विन साइकिल चला पाएगा। पर अब जो बचे, अब ध्यान समझना, अब क्या होगा, अब क्या होगा कि जो रुबिस्को एंजाइम है, अब जो बचा हुआ रुबिस्को है वो, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्लूकोज सारा बना ली, अब जो रुबिस्को एंजाइम है, जो यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम है, अब सारा कार्बन डाइऑक्साइड तो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में, अब रुबिस्को खाली बैठा है, अब ये क्या करे, तो ये महाशय किसके साथ बाइंड करने लगते हैं, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने लगते हैं, और क्या चलाने लगते हैं, फोटो रेस्पिरेशन, क्या चलाने लगते हैं बच्चों, फोटो रेस्पिरेशन। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोटो रेस्पिरेशन चलने दीजिए, आपका ग्लूकोज तो बन ही गया, ग्लूकोज बन ही गया, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ग्लूकोज बन गया आपका, और दूसरी बात यह है कि पानी भी लॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म में पानी का लॉस नहीं होता, भले ही उसमें फोटो रेस्पिरेशन होता रहे तो होता रहे, डन। ये कहानी सबको क्लियर हो गई है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो आपने मैलिक एसिड से एक CO2 निकाला, केल्विन साइकिल चलाई, केल्विन साइकिल चलाने के लिए आपको ATP और NADH2 चाहिए, जो कि हो रहा है लाइट रिएक्शन से, पर ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पा रही है, इसलिए एक टाइम के बाद जब सारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बना लेगा तो अब रुबिस्को किसके साथ बाइंड करने लगेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने लगेगा। और इट्स नॉट अबाउट कि
सारा CO2 बना ले दैट ग्लूकोज। आपको मैंने जब एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जीत उसी की होगी जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। एक समय के बाद कहानी ये हो जाएगी कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन गिरने लगेगा और O2 का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ता ही जा रहा है। अब अगर O2 का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि लाइट रेशन तो चलती ही रहेगी, अब अगर O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो रुबिस्को ऑटोमेटिकली CO2 को छोड़कर किससे बाइंड होने लगेगा, O2 से बाइंड करवाने लगेगा RUBP को। ठीक है, इस तरीके से फोटो रेस्पिरेशन की कहानी चलने लगेगी। तो इट्स ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन। पर आपको एक लिमिटेड जो है कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज तो मिल ही गया, तो कोई टेंशन नहीं है, तो फोटो रेस्पिरेशन आप चलने दो। तो इट्स ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन। एक समय के बाद लाइट रेशन तो चली रही है कंटिन्यूसली, तो O2 तो बनते जा रहा है। पर पहले रात में हम लोगों ने इतना मैलिक एसिड बना रखा था कि स्टार्टिंग पर हमारे पास CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, तो कैल्विन साइकिल चलती जा रही थी और ग्लूकोज बनता जा रहा था। पर जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे मैलिक एसिड खत्म होता जाता है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन गिरता जाता है और O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। जब O2 का कॉन्सेंट्रेशन CO2 से ज्यादा हो जाता है तो रुबिस्को जो CO2 को RUBP से बाइंड करवा रहा था, अब वो RUBP से किसको बाइंड करवाने लगेगा, O2 से बाइंड करवाने लगेगा और प्रोसेस होने लगेगी फोटो रेस्पिरेशन। पर कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास जो है लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज बन चुका होता है, तो फोटो रेस्पिरेशन होता भी रहे, एनर्जी लॉस होने दो, पर पानी नहीं लॉस होना चाहिए, क्योंकि इस कहानी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको पानी नहीं लॉस होने देना है। देन और हमारे पास बाई प्रोडक्ट बन जाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, क्योंकि हमने मैलिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड है जिससे हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया और कैल्विन साइकिल में घुसा दिया और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को स्टोर करते जाओ दिन भर, और रात में इसी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को हम फिर से यूज कर लेंगे बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ CO2। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यही पढ़ाया था कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो होता है वो ज्यादा तेजी से CO2 को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए रात में हम ज्यादा CO2 कलेक्ट करते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर प्लांट into the from the day। तो इसलिए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर माना जाता है CO2 का। ठीक है, सो दिस इज द कैम प्लांट और C4 प्लांट में क्या अंतर होता है? देखो, कैम प्लांट और C4 प्लांट में ये अंतर है कि कैम प्लांट में हम 2 सेल्स लेते हैं, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। ठीक है, इनके में सारी कहानी मीजोफिल सेल्स में ही हो रही है। एवरीथिंग जो भी परफॉर्म हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? मीजोफिल सेल्स में ही परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, इनमें बंडल शीथ तो है पर ये पूरी कहानी कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ये पूरी कहानी कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। डन, ऐसा बना देती हूं मैं। सो ये पूरी कहानी कहाँ हो रही है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट में। बंडल शीथ में क्लोरोप्लास्ट ना होने की वजह से कैम प्लांट में सारी कहानी मीजोफिल सेल में ही होती है। हम लोगों को C4 प्लांट में रुबिस्को को बचाना है फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन में, इसमें हमको अपनी लीफ को बचाना है फ्रॉम द लॉसिंग ऑफ वाटर। ठीक, दोनों में अंतर ये होता है। ठीक, ये कहानी समझ गए आप लोग? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये समझ गए आप लोग क्रेसुलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म, व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसिड क्रेसुलेशन क्या होता है? जो डेजर्ट प्लांट होते हैं जैसे अगेव हो गया और आपका ओपनशिया हो गए, इनको कहते हैं कैक्टस वगैरह हो गए, क्योंकि ये मैलिक एसिड बनाता है रात में, तो इसको कहते हैं एसिडिफिकेशन। जब आप मैलिक एसिड से CO2 बाहर निकालते हैं तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं डी एसिडिफिकेशन। लिख दो यहाँ पे, डी एसिडिफिकेशन। ठीक है, तो क्योंकि एसिड बन रहा है इसलिए आप इसको कहते हैं एसिड मेटाबॉलिज्म। मैं एसिड बना रही हूँ, मेटाबॉलिज्म मतलब बनाना। ये कहानी सबको क्लियर हो गई? अब मैं क्लियर कर रही हूँ उसको। चलो अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं अपन लोग। आ जाओ बच्चों, आ जाओ रे, आ जाओ। चलो मैं डायग्राम बाद में बताऊंगी। नहीं, पहले डायग्राम ही पता नहीं चला। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर होता है एज कंपेयर टू RUBP। ठीक है, हाई एक्टिविटी ऑफ फॉस्फोइनॉल pepcase enable the C4 plant to reduce stomach aperture, thus reducing rate of transpiration। ठीक है, तो जो C4 प्लांट ही होते हैं बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है इनमें, इसलिए इनको आप कैम प्लांट्स कहते हैं। तो इनमें क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग पेपकेस का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं ताकि जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है वो CO2 को एक्सेप्ट कर सके। और हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम वाटर का लॉस बचा सकें और स्टोमेटा अपर्चर बंद हो जाएगा। ये कहानी क्लियर हो गई? चलो यहाँ पर एक साइकिल है जो मैं बताती हूँ कैसा होगा बाद में। Less than 5% of plants have the biochemical adaptation that allow them to survive in very hot and dry desert habitat। ठीक है, सिर्फ 5% दुनिया में प्लांट ऐसे हैं मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे बच्चों, सिर्फ 5%। सोचो कितने प्लांट्स यार, कितना वेजिटेशन है अपने वर्ल्ड में, सिर्फ 5% है ऐसे।
तो सिर्फ 5% प्लांट ऐसे होते हैं जिनके में एक ये स्पेशल टाइप का बायोकेमिकल एडेप्टेशन पाया जाता है ताकि वो हॉट ड्राई एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। इनको आप क्रैम प्लांट कहते हैं, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म करने वाले प्लांट। ठीक है, लिख दूं यहाँ पे क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कैम का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। दीज प्लांट स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ CO2 एट द नाइट, किस फॉर्म में? मैलिक एसिड के फॉर्म में, एंड रिलीज इट लेटर ड्यूरिंग द डे फॉर यूज बाय द फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। मतलब इसको आप कैल्विन साइकिल भी बोल सकते हो। ठीक है, ताकि उसका हम यूज कर सके इनटू द कैल्विन साइकिल। डन, ये कहानी सबको क्लियर हो गई, थ्योरी हो गया ना। फोटो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन सिस्टम दैट परमिट्स देम टू सर्वाइव इन हॉट ड्राई एनवायरनमेंट दैट आर एक्सट्रीमली हॉस्टाइल टू लाइफ। ठीक है, वहाँ पर रहना भी मुश्किल है जहाँ पर ये प्लांट उगते हैं। ठीक है, वाटर टेंशन इन बोथ सॉइल एंड एयर इज ऑफन वेरी लो। वहाँ पर एयर में पानी भी बहुत कम है और सॉइल में तो है ही। ठीक है, सो दैट दीज प्लांट कंप्लीटली क्लोज देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे। इसलिए वो दिन में हमेशा अपना स्टोमेटा बंद कर लेते हैं। This prevent intolerable water loss through the transpiration, but of course it also cuts off the supply of CO2 for the photosynthesis. इसलिए दिन में वो अपना स्टोमेटा बंद कर लेते हैं ताकि पानी का लॉस ना हो सके, पर इससे प्रॉब्लम ये है कि CO2 भी अंदर आना बंद हो जाती है। चलो आगे पढ़ें। The solution of this difficulty is very simple but effective. ठीक है, The stomata open at night when the temperature is much lower. जब टेम्परेचर कम हो तब ओपन कर लो, और ना रात का समय। During the darkness, CO2 is fixed by the same set of reaction that is C4 plant. C4 plant में भी हमने यही किया था कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से हमने HCO3 को जोड़ा था in the presence of पेप्केज एंजाइम, और फिर हमने बनाया था ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का हमने क्या किया था? रिडक्शन। NADPH2 को हमने तोड़ा था NADPH में, रिडक्शन करके हमने बनाया था मैलिक एसिड। बस यही तो करना है। और इस मैलिक एसिड को हम कहाँ स्टोर कर लोगे? वैक्यूल में। यही करना है, यही हमने कहाँ पे स्टोर, यही हमने कहानी कहाँ पर की थी? C4 प्लांट में। पर उस मैलिक एसिड को वैक्यूल में स्टोर नहीं किया था। ठीक है, देन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जिसे हम पेप्केज कहते हैं, कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA, देन ओके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रिड्यूस टू मैलिक एसिड, लेटर इट इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल। यही रिएक्शन मैंने अभी आपको बताई। नाउ द डे लाइट, दिन में क्या होता है? दिन में क्या होता है? द स्टोमेटा विल क्लोज। जो मैलिक एसिड में हमने क्या की है? स्टोर की है, उस CO2 को निकालो, उससे आप बनाओ ग्लूकोज। ठीक है, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट आप दिन भर स्टोर करते जाओ, रात में आप इसे, तो ये है रात और ये है दिन। ठीक है, ये है रात और ये है दिन, तो रात में आप इस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को यूज करो। ठीक है, then the CO2 enter to the Calvin cycle. ठीक है, usually the way of initial CO2 fixation reaction when catalyzed by the RUBP carboxylase. ठीक है, यहाँ पर हम रुबिस्को का एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। डन, चलो देन ये हो गया। चलो देखो रिएक्शन समझ लें हम लोग कैसी है। देखो, सो सनलाइट में क्या होता है? सनलाइट पहले रात से शुरू करते हैं। रात में CO2 आया, मैलिक एसिड बन गया, मैलिक एसिड को वैक्यूल में स्टोर कर लिया। दिन हुआ, दिन में मेसोफिल सेल्स है ना। ठीक है, मैलिक एसिड, ये मेसोफिल सेल है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। मैलिक एसिड जो है ये मैलेट बनाया, और मैलेट CO2 निकाल लिया। CO2 किसको दे दिया? अपन ने कैल्विन साइकिल को। और लाइट रिएक्शन, अच्छा यहाँ पर मैं आपको फोटो रेस्पिरेशन की भी कहानी सुनाई चुकी हूँ कि यहाँ पर O2 बनता जाएगा जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन होता रहेगा, पर पानी लॉस नहीं होना चाहिए, विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस साइकिल। चलो अब मैं आपको बताती हूँ क्या, एक और जो मैंने डायग्राम लगा रखा है वो है ये, थोड़ा डिटेल से है ये। देखो, हम लोगों के पास वैक्यूल में मैलिक एसिड स्टोर है। ठीक है, डन, ओके डन। ओके, मैलिक एसिड को आप लेके जाओ क्लोरोप्लास्ट में। डन, इस मैलिक एसिड से आप बनाओ CO2। क्या बनाओ? CO2 दे दो कैल्विन साइकिल में। कैल्विन साइकिल में बनेगा ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को हम स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते जाएंगे। और जो बना मैलिक एसिड जो बना था उसको आप फिर से, जो मैलिक एसिड से आप अगर आप क्या निकाल दो? CO2 निकाल दो, तो 3 कार्बन क्या बनेगा? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और इस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को अगेन हम यूज करेंगे फिर से मैलिक एसिड बनाने में रात में। ठीक है, ये भी सबको क्लियर हो गया। चलो ये वाला डायग्राम एक और बचा हुआ है, ये भी हो गया। एक फ्रंट पेज पे मैंने लगाया था, वो मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। देखो ध्यान से देखो, ये रात की कहानी है, दिन रात में बनाया है और ऊपर दिन है। ध्यान से देखना ना, फ्रंट पेज है ये पूरा। सबसे पहले देखिए क्या हुआ, CO2 आया,
मैं इसको ऐसा करती हूँ, अब दिख रहा होगा आप लोगों को CO2 आया, ठीक है, किसके फॉर्म में आता है, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, HCO3 माइनस आ रहा है। CO2 किस फॉर्म में आता है, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट किससे जुड़ेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। बिल्कुल ये रिएक्शन है, कॉपी में इसको ही नोट डाउन कर लो आप। तो अगर आपको मेरा लिखा हुआ थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे लग रहा है मेरे बच्चों, तो आप इसको लिख लो, ठीक है। चलो CO2 आ गया, किस फॉर्म में आता है, बाइकार्बोनेट फॉर्म में। कैसे बाइकार्बोनेट बनाना, जब वाटर और CO2 को जोड़ते हैं तो बाइकार्बोनेट बनाते हैं, रिएक्शन भी बताइए आपको। और इसको जोड़ो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से, किसकी प्रेजेंस में जोड़ना है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेपकेज, ठीक है। पेपकेज की प्रेजेंस में जब आपने जोड़ा तो आपने किया क्या, आपने कार्बोक्सिलेशन किया, क्योंकि आप CO2 जोड़ रहे हो, ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में बना C4 एसिड। C4 एसिड क्या है, मैलिक एसिड, ठीक है। पहले बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फिर उसको रिड्यूस करो तो बनेगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड वैक्यूल में स्टोर करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, दिन हुआ तो मैलिक एसिड को आप रिलीज करो फ्रॉम द वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल से रिलीज करो, आ गया क्लोरोप्लास्ट के आपके स्ट्रोमल रीजन में। अब इसको, इससे आपने मैलिक एसिड से आप एक CO2 निकाल लो, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन जब आपने CO2 ऐड किया, डीकार्बोक्सिलेशन जब आप CO2 हटाओगे, उसके बाद आपके पास क्या बनेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को जो है, ध्यान से समझो, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को है वापस से आप रात में लेके आओ, ठीक है। फॉस्फोइनॉल, अच्छा ये ऐसा नहीं होगा, देखो ये ऐसा आएगा स्टार्च, ठीक है। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को रात में वापस यूज करो, और रुबिस्को की प्रेजेंस में आप कैल्विन साइकिल से बना लो ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लो। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द कैम। कैम का कहाँ, किन किन प्लांट्स में होता है भैया, कैम जो होता है वो रुबिस्को में होता है, कैम जो होता है वो देखो। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं मैं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है, ध्यान से देखो, ये जो स्टोर आपने स्टार्च किया है ना, स्टार्च स्टोर किया है ना, इससे भी हम फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज, याद करो क्यों ऐसा मैंने बोला, स्टार्च से आप फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड क्यों बना सकते हो भैया, स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ना। सो ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस करते हो तभी तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनता है, तो स्टार्च का हिस्से ही तो बनेगा PEP, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सो ग्लूकोज आया, स्टार्च बना, स्टार्च से हमने फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाया, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को रात में हम मैलिक एसिड बनाने में इस्तेमाल करेंगे बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, जो कि CO2 रखा हुआ है अपने पास। सो कैम प्लांट क्या है, व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम C4 प्लांट। C4 प्लांट की कहानी मैंने आपको बताई। C4 प्लांट में हमें रुबिस्को को बचाना है, फोटो रेस्पिरेशन से बचाना है प्लांट को, इसमें हमें पानी बचाना है। उसमें 2 सेल इन्वॉल्व होती है, इसमें एक ही सेल इन्वॉल्व होती है। इसमें एक सेल इन्वॉल्व कौन सी है, मीजोफिल सेल। उसमें 2 सेल इन्वॉल्व कौन सी है, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल, ठीक है। इसमें बंडल शीथ तो है पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। किस में होता है, गेव में होता है, पंशिया में होता है, बहुत सारे कोलेकंथ में होते हैं, बहुत सारे प्लांट होते हैं जो कैम प्लांट जो डेजर्ट में होते हैं वो ये ऐसा काम शो करते हैं। सो बेसिकली व्हाई वी आर डूइंग दिस, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। पानी बचाओ, सारी समस्याओं का जड़ पानी है, तो पानी बचाए, भले अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता रहे तो होता रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैम प्लांट्स एंड दिस इज ऑल अबाउट द क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म इनटू द C4 प्लांट्स, ठीक है। तो दिस इज द मॉडिफिकेशन फ्रॉम द C4 प्लांट। आई होप, अच्छा ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। तो जिस भी चीजों से क्वेश्चन आएगा नीट में वो सब मैं पढ़ाऊंगी, चाहे वो दिया हो या नहीं दिया हो, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है इसके बारे में, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि कहानी जो मुझे समझानी थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। See you in the next class with the factor affecting the photosynthesis, which is the last topic of the photosynthesis. I hope you learned and enjoyed the session. आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में मिलती हूँ, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए बहुत बहुत, और लेक्चर देख